हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अब बच्चों, आपको तीन टाइप की एक्टिविटीज़ के बारे में समझ तो आ गया है ना। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती क्या है। अब मैं आपको थोड़ा सा बेसिक से बताऊंगा कि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते क्यों हैं, ठीक है, हमें इसकी ज़रूरत क्यों है और इसमें क्या क्या स्टेप्स हैं। देखो बच्चों, आपके पास बैलेंस शीट तो अवेलेबल है ना, हर बार रहती है। सपोज 2024 की बैलेंस शीट है, 25 की बैलेंस शीट भी है। ओके, कंपैरेटिव रहता है, आपको पता ही है। 2024 में 2.5 सीआर था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। 25 में हो गया 3.8, 4 में इतना था। अब कितना इंक्रीज आया ये तो आपको बैलेंस शीट से भी पता चल जाएगा क्लियरली, है ना, कि 1.3 करोड़ का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में इंक्रीज आ रहा है। क्लियर। अब यहां तक की इंफॉर्मेशन तो आपको बैलेंस शीट से मिल गई, बट ये 1.3 सीआर में किन किन टाइप की एक्टिविटीज का कितना कंट्रीब्यूशन रहा, कि ऑपरेटिंग ने कितना कंट्रीब्यूट करा, इन्वेस्टिंग ने कितना करा, फाइनेंसिंग ने कितना करा, वो चीज यहां से पता नहीं चल पा रही है ना। हमारा पर्पस क्या है कि हमें सही से पता चले कि जो कैश जनरेट हो रहा है या कैश कंज्यूम हो रहा है वो किन टाइप की एक्टिविटीज में हो रहा है। इन्वेस्टर्स ये जानना चाहते हैं ना। अब हो सकता है सपोज किसी कंपनी ने बहुत ज़्यादा लोन लिया हो, तो यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो बहुत ज़्यादा दिख जाएगा। तो इन्वेस्टर तो ऐसे, अगर उनको ये नहीं पता होगा कि लोन की वजह से इंक्रीज हुआ है, वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे कि कंपनी के पास तो पैसा ही बहुत है डिविडेंड देने के लिए। और ऑन दी अदर हैंड, अगर कंपनी ने बहुत ज़्यादा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अपने ऑपरेशन से कमाया है, तो ये रियल इंटरेस्ट रहेगा उनका कि वाकई में ही ग्रोथ हो रहा है ना। तो कहने का मतलब, इन्वेस्टर्स को ये क्लियरली बताने के लिए कि कितना कैश में जो इंक्रीज आ रहा है उसमें हर एक टाइप की एक्टिविटीज का क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा, हम उसको जानने के लिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया कि जो नेट इंक्रीज आया है, ये आया कितना है वो तो आपको बैलेंस शीट से पता लग गया, ये आया क्यों है वो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता लगेगा। क्लियर है। तो ये तीन टाइप की एक्टिविटीज का कैश फ्लो हम देखेंगे, ठीक है, वन बाय वन करके। सबसे पहले स्टार्ट होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के कारण कैश फ्लो में चेंज कैसे निकालते हैं और उसके क्या क्या मेथड्स हैं। क्लियर। ऑपरेटिंग में थोड़ा सा लंबा रहता है, तो आई थिंक कि मुझे 2-3 लेक्चर्स लग जाएंगे, तो ये फर्स्ट लेक्चर में मैं आपको थोड़ा सा पार्ट क्लियर करूंगा और उसके बाद अपन आगे आगे बढ़ेंगे। बहुत छोटा सा लेक्चर रहेगा ये। क्लियर है। देखो बच्चों, ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपको ये तो पता लग गई कि बहुत ऑपरेशंस के साथ सीधे सीधे रिलेट करती है। ठीक है। अब मान लो सपोज कैश सेल आपको पता लग गई कि कंपनी ने सेल करी 2 लाख की। कंपनी ने 5,60,000 रुपया सपोज कर लो अपने कर्जदारों से जिनसे उन्होंने पैसा लेना था, वहां से भी रिकवर करा। इट मींस कंपनी के पास टोटल कैश कितना आया, 7,60,000 रुपया, ये इनफ्लो आया। क्लियर है। अच्छा, उसके बाद कंपनी ने अपने रूटीन ऑपरेशंस में सपोज अपने सप्लायर को पेमेंट करी 4,20,000 की। उसके बाद वेजिस दिए 90,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ गए, इनकम टैक्स पे कर दिया। मींस कंपनी ने रूटीन के ऑपरेशंस के दौरान 6,04,000 रुपया खर्च कर दिया। ठीक है। कंपनी के खाते से आया कितना, खाते में 760, गया कितना 64। इट मींस नेट क्या रहा, इनफ्लो, दैट इज 1,56,000 का। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना आ जाएगा, 1,56,000। क्लियर है बच्चों। सिंपल, हम यही फाइंड आउट करना चाहते हैं कि कंपनी के पास ऑपरेशंस के दौरान कितना कैश आ रहा है, कितना जा रहा है, वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। अभी जितना सिंपल मैंने आपको दिखाया है ना बच्चों, इतना सिंपल होता नहीं है, बिकॉज एट द एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही होती है ना हमारे पास। अब ये इंटरनल चीजें कि भाई इतनी सेल करी, इतना डेटर से माल में पैसा मिला, इतना सप्लायर को दिया, इतना तनख्वाह दी, ये इतना क्लियर फॉर्म में मेंशन नहीं होता। अगर तो क्लियरली मेंशन हो जाए फिर तो काम ही बहुत आसान हो गया। फिर तो आप इजीली देख लोगे कि यार हाँ, इस ट्रांजैक्शन से पैसा आ रहा है, इस ऑपरेशन ट्रांजैक्शन से पैसा जा रहा है, तो आप कैश इनफ्लो फ्लो निकाल लोगे। बट नॉर्मली ये इतनी इतनी क्लियर फिगर्स दी नहीं रहती। उस वजह से हम एक और मेथड यूज करते हैं, आगे मैं आपको बताता हूं। ठीक है। सबसे पहले आप ऑपरे अब
ये वीडियो टोटली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पे रहेगा। आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी समझ लो होती क्या। प्रिंसिपल एक्टिविटीज, जो मेन एक्टिविटीज है ना किसी भी काम की, जिसके लिए कंपनी के मालिकों ने अपना धंधा शुरू करा है, ठीक है, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं। और उसको चलाने के लिए भी जो एक्टिविटीज होंगी वो भी ऑपरेटिंग होगी। सपोज आपने दवाइयों की फैक्ट्री लगाई, रॉ मटेरियल खरीदना ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, दवाइयाँ बेचना ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। अब आपके मोटिव को पूरा करने के लिए और क्या चीजें आएंगी ऑपरेशंस के दौरान। आप तनख्वाह दोगे, आप बिजली पानी का बिल दोगे, आप रेंट दोगे, आप टैक्स पे करोगे। ये सारी एक्टिविटीज भी ऑपरेशंस का पार्ट भी आती हैं, ठीक है। या ऑन द अदर हैंड आप ये कह सकते हो कि बच्चों कि जो एक्टिविटीज ना इन्वेस्टिंग में फॉल करें ना फाइनेंसिंग में फॉल करें, वो ऑपरेशनल एक्टिविटी। जो ऑपरेशनल एक्टिविटी रहेंगी ये मेन हार्ट बीट है बच्चों बिजनेस का। इसी के कारण बिजनेस इफेक्ट करता है, ठीक है। और ऑन दी अदर हैंड आप ये भी कह सकते हो, आपने अगर चेक करना हो ना कि ऑपरेटिंग है कि नहीं, आप ये देखो कि वो एक्टिविटी क्या पीएनएल को इफेक्ट कर रही है कि नहीं। जनरली देखो, मैं ये नहीं कहूंगा कि जितनी भी एक्टिविटीज पीएनएल को इफेक्ट करें वो सारी ऑपरेटिंग है, ऐसा नहीं है। बट यूजुअली मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज जो पीएनएल को इफेक्ट करती है ना, आप उसको ऑपरेटिंग में क्लासिफाई कर सकते हो, बट सारी नहीं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, इंटरेस्ट आपने पे करा, मान लो आपने बैंक से लोन लिया हुआ था, आपने इंटरेस्ट पे करा। अब ये इंटरेस्ट आपके प्रॉफिट एंड लॉस को इम्पैक्ट करेगा, बट ये इंटरेस्ट ऑपरेटिंग नहीं है। तो बी केयरफुल। आपने सारी एक्टिविटीज जो पीएनएल को इफेक्ट करें वो ऑपरेटिंग नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज रहती ही रहती हैं, ठीक है। तो ऑपरेटिंग फाइंड आउट करने के लिए आपके पास मेथड बड़ा सिंपल है। आप एक तो ये चेक कर लो कि क्या वो ऑपरेशंस के साथ रिलेटेड है कि नहीं। कभी कभार बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, आपको एक्टिविटी समझ ही नहीं आ पाती। तो आप ये देख लो कि क्या ये एक्टिविटी इन्वेस्टिंग में और फाइनेंसिंग में फॉल तो नहीं कर रही। अगर उसमें फॉल नहीं करी तो वो ऑपरेशनल एक्टिविटी ही है आपकी। क्लियर। तो ऑपरेशंस के दौरान अब इनफ्लो कैसे कैसे होता है आपको बता ही दिया है। गुड्स एंड सर्विसेज बेचोगे बच्चों, कोई कमीशन लोगे, कुछ सर्विसेज दोगे तो आपको पैसा आएगा, ठीक है। अब जब आप खरीदोगे गुड्स, आपने सर्विसेज खरीदी, सपोज प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ करे, एम्प्लॉयज को पैसा दिया, ठीक है, कुछ और रोजाना खर्चे करे, तो पैसा ये जाएगा आपके पास, ठीक है। ऑपरेशंस में हम देखो, हमारा पर्पस क्या है बच्चों, हमारा कोर कंसर्न क्या रहेगा कि ऑपरेशंस में पैसा आ कहाँ से रहा है, ऑपरेशन में पैसा जा कहाँ से रहा है। क्लियर। अब सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने अपने सप्लायर से 2 करोड़ का माल लिया, ये ऑपरेशनल एक्टिविटी तो है, बट आपने माल लिया है उधार पर। तो क्या इसमें फॉल करेगा, क्या कोई कैश का इनफ्लो आउटफ्लो हुआ, आपने माल नहीं लिया है ना। तो आप इसको आउटफ्लो में ये कहीं दिखेगी नहीं वैल्यू, इसकी वैल्यू कहीं स्टैंड ही नहीं करेगी, बिकॉज आपने पैसा तो कोई दिया ही नहीं, आपके बैंक अकाउंट से तो कोई पैसा गया ही नहीं। क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि ऑपरेशनल एक्टिविटीज में कैश फ्लो में क्या चेंज आया, कितना कैश फ्लो हुआ, उसके मेथड्स क्या क्या हैं कैलकुलेट करने के। एक तो बच्चों डायरेक्ट मेथड है जो मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था, ये तो बहुत सिंपल है, ठीक है। एक इनडायरेक्ट मेथड रहता है। डायरेक्ट क्या है, ये आपके सिलेबस में नहीं है बिकॉज बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। और नॉर्मली ये इसलिए सिलेबस में नहीं है बच्चों क्योंकि प्रैक्टिकली कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही अवेलेबल होती हैं। क्लियर। अब ऑपरेशनल जो एक्टिविटीज हैं वो तो थाउजेंड्स ऑफ एक्टिविटीज हैं, तो थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शन थोड़ी मेंशन करी जाएंगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि भाई यहाँ पे इसने ये बिल दिया, फिर इस डेट को इतना बिल दिया, इस डेट को इतना बिल दिया, मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो देयरफॉर डायरेक्ट मेथड तो नहीं चलेगा, इनडायरेक्ट ही चलता है। डायरेक्ट में मैंने आपको क्लियरली बता दिया, आपको बहुत क्लियरली इनफ्लो और आउटफ्लो पता होता है, तो आप तो फिर बच्चों की तरह निकाल लोगे, ठीक है, कि भाई इसमें कैश फ्लो इतना हुआ। बहुत इतना सिंपल है नहीं है। तो हम नॉर्मली चलते हैं इनडायरेक्ट मेथड में, ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड में बच्चों हम उल्टा स्टार्ट करते हैं, ठीक है, उल्टा। सपोज आपके पास पीएनएल है, ठीक है, मान लो आपके पास पीएनएल है। पीएनएल का बॉटम लाइन क्या रहता है बच्चों, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, ठीक है, यही रहता है ना। तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे और पहुंचेंगे कहां पे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पे, ठीक है। इस जर्नी के दौरान
मतलब नेट प्रॉफिट और नेट लॉस से स्टार्ट करा, पहुंच गए कहाँ पे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पे। इस जर्नी के दौरान हमने मेनली 3 एडजस्टमेंट्स करते हैं मेनली, क्योंकि अब हमने उल्टा चलना है। तो प्रॉफिट पर पहुंचने के लिए जो चीजें ऐड अप करी गई थी वो माइनस हो जाएंगी, जो चीजें माइनस करी गई थी वो ऐड अप हो जाएगी, क्योंकि अब आप उल्टा जा रहे हो, है ना। सीधा जाओगे तो मान लो रेवेन्यू में से आप एक्सपेंस माइनस करते हो, जब उल्टा जाओगे तो एक्सपेंस ऐड होंगे, रेवेन्यू माइनस होता जाएगा। क्लियर हो गया। इसमें मेनली हम 3 एडजस्टमेंट्स करते हैं बच्चों, नॉन कैश आइटम्स की, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल की। आगे हम वन बाय वन डिटेल में देखेंगे तो मैं आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों इधर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट जैसे मैंने आपको बताया ही है, बॉटम लाइन रहेगा, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहेगा, या उसके बाद भी सरप्लस भी आपका स्टार्टिंग पॉइंट रह सकता है, ठीक है। या तो आप सरप्लस से स्टार्ट करोगे या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से स्टार्ट करोगे, और पहुंचोगे कहां पे, ये फाइनली हम कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पे पहुंचेंगे। मुझे बहुत इजी है, जब आपने यहां से यहां पहुंचने के लिए जो स्टेप्स लिए ना, अब ये उल्टा चलेगा। जो चीजें ऐड करते हो ये नीचे आने के लिए, अब उल्टा जाने के लिए वो सब्ट्रैक्ट होंगी, और नीचे आने के लिए जो चीजें सब्ट्रैक्ट करी ऊपर जाने के लिए वो चीजें ऐड हो जाएंगी। क्लियर हो गया। तो अब आपको ये तो एक जस्ट ब्लॉक डायग्राम है, हम वन बाय वन इसको एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर है। सरप्लस से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाला, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स निकाला, देन प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल निकाला, देन कैश जनरेटेड निकाला। क्लियर है। तो आपके पास डेटा क्या क्या रहेगा बच्चों ये कैलकुलेट करने के लिए, या तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा, बैलेंस शीट भी रहेगी वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए, ठीक है। जो आप स्टेप्स लोगे ना बच्चों, आप ये याद रखना कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एक्सक्लूसिवली यहां से नहीं निकलता। कुछ माल आप यहां से लोगे, कुछ माल आप यहां से लोगे, फाइनली आपको मिलता है, या एंड कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी समटाइम्स आपके पास रहती है, ठीक है। तो अब सबसे पहला आपका स्टेप आ जाएगा सॉरी, स्टेप 1, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इनडायरेक्ट मेथड में आप निकालोगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स यहां से, ठीक है। अब स्टार्टिंग पॉइंट सॉरी, स्टार्टिंग पॉइंट आपको क्लियर है कि आपके पास दो हो सकते हैं, कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी हो सकता है जो यहां से मिलेगा, क्लियर है, या आप रिजर्व से सॉरी सरप्लस से भी स्टार्ट कर सकते हो। ये आपको कहां से मिलेगा, बैलेंस शीट से मिलेगा, ठीक है। हम दोनों के वन बाय वन करेंगे, बट एक चीज याद रखना, चलना उल्टा ही है, ठीक है। अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से शुरू करते हो तो जो अप्रोप्रिएशंस आपने करी है ना उनका कोई यूज नहीं रहेगा बच्चों, अगर आपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से शुरू करा है। क्लियर है। तो अब देखो सबसे पहले, अब अगर स्टार्टिंग पॉइंट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहेगा, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से आपको मिल जाएगा। अब आपने उल्टा चलना है ना, तो आप क्या करोगे, उल्टा चलने के लिए एक्सपेंसेस ऐड करोगे, एक्सपेंसेस ऐड करोगे, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स ऐड हो जाएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस कोई हुए हैं ना वो ऐड हो जाएंगे। बच्चों अभी के टाइम हम सारे के सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस ऐड कर लेंगे, ठीक है। कल को फिर देखेंगे, बिकॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में आपके ऑपरेशनल भी रहते हैं, इन्वेस्टिंग भी रहते हैं और फाइनेंसिंग भी रहते हैं, फिर हम ऑपरेशनल वाले एंड में यूज कर लेंगे। क्लियर हो गया। अब आप उल्टा चल रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले आप इफेक्ट नलीफाई करोगे किसका, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स जो आपने बनाया है, बिकॉज इसके कारण कोई कैश फ्लो तो हुआ ही नहीं है, ये तो प्रोविजन क्रिएट करा है, तो इसका इफेक्ट नलीफाई करने के लिए इसको ऐड ऑन करा है। क्लियर हो गया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस अभी की डेट में मान के चलेंगे कि इनके कारण कोई ऑपरेशनल कैश फ्लो नहीं हुआ, इसका इफेक्ट नलीफाई करना है, इसको भी ऐड कर लिया। क्लियर है बच्चों। उसके बाद जो रिफंड आया है इनकम टैक्स से, ठीक है, जो रिफंड आया उसको आप, ये इनकम थी ना, अब ये ऑपरेशनल का अभी हम मान के नहीं चल रहे, ठीक है। अभी आप इसका इफेक्ट नलीफाई करने के लिए इसको लेस करो, बिकॉज पहले आपने ऐड करा था जब ऊपर से नीचे आ रहे थे, तो नीचे से ऊपर जाने के लिए अब इसको आप लेस करो। क्लियर है ना बच्चों। उसके बाद जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम हुई है तो क्रेडिट हो जाएगी। कहने का मतलब एक्सपेंसेस ऐड जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड प्रोविजन के हैं, एंड जो
इनकम्स हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। क्लियर है? अच्छा, अगर आप सरप्लस से शुरू करते हो तो बच्चों बहुत इजी है। सर, हम जब सरप्लस तक पहुंचने के लिए हमने एप्रोप्रिएशंस माइनस करी थी। अब एप्रो सरप्लस से शुरू करना है तो एप्रोप्रिएशंस आप ऐड करोगे। ठीक है? डिविडेंड और ये सब कुछ अब आप ऐड करोगे। जितना भी आपने प्रॉफिट अप्रोप्रिएट करा था ना, रिजर्व्स में करा आपने, डिविडेंड्स में करा, वो अब आपने सारा ऐड ऑन कर रहा है। क्लियर हो गया ना बच्चों? देखो, आपने जनरल रिजर्व ऐड कर लिया, अगर डिविडेंड दिया था वो ऐड कर लिया, कोई प्रपोज डिविडेंड आपने दिया था वो ऐड कर लिया आपने। क्लियर है? तो अभी आप उल्टा चल रहे हो। ठीक है? तो उल्टा चलने के बाद अब आप कहां पहुंच जाओगे? आप पहुंच जाओगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे। क्लियर हो गया? तो अगर आपके पास प्रॉफिट की फिगर है तब भी ठीक है, अगर आपके पास सरप्लस की फिगर है तब भी ठीक है। ठीक है? इनकम टैक्स की बात करूं बच्चों इस स्टेप में, तो प्रोविजन एक तरह से नॉन कैश है। आपको बताया मैंने, नॉन कैश है, इसका कोई ऑपरेशनल में इंपैक्ट नहीं आएगा, तो ये कर दिया जाएगा वापस। ठीक है? टैक्स रिफंड है। अभी के टाइम पे मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि ये ऑपरेशंस का पार्ट नहीं था। नो डाउट कैश फ्लो जरूर हुआ, कैश फ्लो हुआ, बट नॉट ड्यू टू ऑपरेशंस। इसका इफेक्ट नलीफाई करने के लिए भी पहले हमने ऐड करा था, अब उल्टा चल रहे हैं तो डेबिट कर रहे हैं। ठीक है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में कुछ भी होगा बच्चों, कोई अगर खर्चे हैं ऐड हो जाएंगे, इनकम है सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है? क्लियर हो गया ना? अगर आप सब, अब ये एक समरी है, पीएनएल से शुरू करोगे, डिविडेंड्स रिजर्व्स का कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, बिकॉज अभी आप वहां तक पहुंचे ही नहीं हो, अभी आपने उनको कंसीडर ही नहीं करा, है ना? अगर सरप्लस से शुरू करोगे तो उनका इंपैक्ट आप पहले नलीफाई करोगे, उनका इंपैक्ट पहले आप नलीफाई करोगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक पहुंचोगे, फिर उसके बाद आगे ऊपर ऊपर चढ़ते जाओगे। क्लियर है बच्चों? चलो, अब मैं आपको बताता हूं कि एग्जाम में प्रेजेंटेशन नॉर्मली कैसे रहता है कैश फ्लो जब बनाते हो। एक तो बच्चों ये होता है कि जितनी भी एक्सप्लेनेशंस है ना, आप स्टेटमेंट के अंदर ही दे दोगे। क्लियर है? या आप रूटीन जैसे हमारा प्रोसेस रहता है कि हमने वर्किंग नोट में देनी होती है और मेन स्टेटमेंट में सिर्फ फिगर्स आती हैं, या आप वैसे भी चलोगे। दोनों मेथड ठीक है। देखो, बाकी केसेस में क्या है, सपोज पीएनएल या बैलेंस शीट बनाते हो तो एक्सप्लेनेशंस आपकी वर्किंग नोट में रहती हैं, है ना? बट कैश फ्लो में ऐसा नहीं है। कैश फ्लो में एक्सप्लेनेशंस आप इन इटसेल्फ स्टेटमेंट में भी दे सकते हो, वो भी ठीक है, या आप वर्किंग नोट्स में भी दे सकते हो। क्लियर है ना बच्चों? अब आगे मैं आपको एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिविडेंड के रिलेटेड बताऊंगा कि ये कैश फ्लो में कैसे इंपैक्ट करता है, और डिविडेंड्स नॉर्मली क्योंकि डिफरेंट टाइप्स के होते हैं तो उनका डिफरेंट इंपैक्ट भी आता है। ठीक है? डिविडेंड का आगे देखते हैं। डिविडेंड बच्चों आपको ये तो क्लियर ही है कि कंपनी, जब कंपनी को प्रॉफिट होता है, कंपनी अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है, दैट इज डिविडेंड। ठीक है? जो डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है, और सारी अप्रोप्रिएशंस करने के बाद एंड में जो बचता है वो सरप्लस रहता है। ठीक है? डिविडेंड आपको पता ही है। इसमें नॉर्मली प्रपोज डिविडेंड भी होता है एंड डिक्लेयर डिविडेंड भी होता है। देखो, प्रपोज का मतलब क्या है, ये नॉर्मली ईयर के एंड में आएगा। प्रपोज्ड इन नॉर्मली ईयर एंड में आता है। ठीक है? आगे मैं आपको बताता हूँ। ईयर एंड में आता है, इसको अप्रूवल शेयर होल्डर्स देते हैं। जब तक वो अप्रूवल नहीं देंगे आप डिविडेंड कंपनी पे नहीं कर सकती। ठीक है? डिक्लेयर्ड में क्या होगा, अप्रूवल का मतलब ही डिक्लेयर है। डिक्लेयर में क्या होगा कि शेयर होल्डर्स ने डिक्लेरेशन दे दी कि यस इट इज ओके नाउ। ठीक है? तो अब आप दे दो, अब कंपनी की लाइबिलिटी खड़ी हो गई जब तक वो पेमेंट नहीं करती। क्लियर है ना? ये है डिक्लेयर्ड। अब क्योंकि डिविडेंड्स दो तरह के हैं ना, तो डिक्लेरेशन भी चेंज हो जाती है। देखो, एक आता है इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड में क्या है बच्चों, साल के बीच में कंपनी को लगा कि वो प्रॉफिटेबल है, उसने कुछ हिस्सा दे दिया, उसने कुछ हिस्सा बांट दिया। अब वो उस केस में शेयर होल्डर से अप्रूवल नहीं लिया जाता, ये एज पर लॉ है। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहें तो इटसेल्फ दे डिक्लेयर, उन्होंने वो डिक्लेयर खुद ही कर देते हैं कि भाई हाँ इतना डिविडेंड अब कंपनी देगी, शेयर होल्डर्स से अप्रूवल की जरूरत नहीं है। दैट इज इंटरिम डिविडेंड। ठीक है? देन उसके बाद आता है प्रपोज्ड और फाइनल डिविडेंड। इस केस में शेयर होल्डर्स की अप्रूवल है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आउट करते हैं कि भाई हम इतना डिविडेंड देना चाहते हैं। ठीक है? अभी डिक्लेयर नहीं करा, इन्होंने जस्ट प्रपोज करा है। देन एजीएम होती है, एजीएम मींस एनुअल जनरल मीटिंग होगा, वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ही होगा, है ना? आपको प्रॉफिट बोर्ड को इस फाइनेंशियल ईयर में लगा, बट
मिलेगा कब? जब एजीएम में अप्रूवल आ जाएगा। एजीएम तो ऑफ कोर्स नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ही होगा, तो कहने का मतलब ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ही मिलेगा। इंटरिम डिविडेंड सेम फाइनेंशियल ईयर में मिल जाता है। क्लियर है ना बच्चों? अब एक बार और इंटरिम के अंदर जाके देखते हैं क्या क्या है। इंटरिम में अभी अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं हुए, जस्ट बोर्ड को लगा कि भाई उसको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, उसने दे दिया। इसमें अथॉरिटी बोर्ड इटसेल्फ ही रहता है बच्चों। क्लियर है ना? एंड ये इक्विटी पे पेड होगा। ठीक है, सबसे पहले बात है, एक बच्चों चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूं, इक्विटी वालों को इंटरिम डिविडेंड मिलेगा। क्लियर है? बट जिनके पास प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनको डिविडेंड बाय डिफॉल्ट तब मिलना ही मिलना है अगर इक्विटी को मिला तो। उनको तो अपनी परसेंटेज के अकॉर्डिंग मिलेगा। क्लियर है ना? बट जो आपके पास प्रेफरेंस वाले हैं उनको परसेंटेज के अकॉर्डिंग मिल जाएगा, इक्विटी वालों को डिक्लेयर होगा। बट अगर इक्विटी को मिलना है ना तो प्रेफरेंस को मिलना ही मिलना है। क्लियर है बच्चों? तो अब फाइनल डिविडेंड में क्या होगा? जो प्रपोज एंड फाइनल डिविडेंड में है, कंपनी ने अकाउंटिंग ईयर एंड में प्रपोज करा, अभी ये पेएबल नहीं है, कंपनी की लाइबिलिटी कुछ खड़ी नहीं हुई। एजीएम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हुआ, ठीक है, उसमें अप्रूवल मिला, भाई इतना देना इतना नहीं देना, ठीक है, वो फाइनल अप्रूवल उसमें हुआ, तब से लाइबिलिटी शुरू हो गया बच्चों। ठीक है, देन कंपनी फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पे करेगी, और ये डिविडेंड अब जो देगी बिलोंग करता है पिछले फाइनेंशियल ईयर में, बट जो कैश फ्लो अब इस फाइनेंशियल ईयर में इसका कॉन्सिडर होगा। क्लियर है बच्चों? अब जो प्रपोज डिविडेंड है, देखो, जब तक एजीएम नहीं हुई वो लाइबिलिटी खड़ी नहीं रहती है ना, बट कल को एजीएम होगा, इट मींस इसको हम कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी के अंदर शो करते हैं, बिकॉज ये कल को होने वाली लाइबिलिटी है। आपके इन्वेस्टर्स को बैलेंस शीट कैश फ्लो देख के पता लगना चाहिए कि भाई ये कल को ये कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी बनेगी, है ना? तो एक चीज यहां तक आपको क्लियर हो गया। प्रेफरेंस शेयर्स का मैंने आपको बता ही दिया है क्या होगा। अगर इक्विटी को डिविडेंड मिलेगा ना तो प्रेफरेंस को बाय डिफॉल्ट मिलना ही मिलना है बच्चों। ठीक है, प्रेफरेंस को मिलना ही मिलना है। किस रेट पे मिलेगा? जिस जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वहां पे उनका मेंशन्ड होगा। क्लियर है? पेमेंट की टाइमलाइन क्या रहती है बच्चों? ट्रांसफर टू बैंक, बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाता है कंपनी की तरफ से विद इन 5 डेज, एंड शेयर होल्डर्स को डेक्लारेशन के विद इन 30 डेज डिविडेंड उनके अकाउंट में आ जाता है बच्चों। क्लियर होगी चीज? अब यहां तक आपको बहुत बेसिक क्लियर लग गया, ठीक है, कि भाई कैश फ्लो में होगा क्या क्या। अब इंटरिम डिविडेंड में ही ना बच्चों, अब एक्टिविटीज देखो डिफरेंट रहती है, एक्टिविटीज डिफरेंट रहती हैं। देखो, सबसे पहले इंटरिम डिविडेंड सपोज कंपनी ने दिया, आप उसको ऐड बैक करोगे ना, सरप्लस में से ऐड बैक करोगे। ठीक है, इसका इफेक्ट आपने नलीफाई अभी करना है। क्यों कर रहे हो? देखो, आपने कभी ये सोचा कि आप क्यों कर रहे हो? बिकॉज बच्चों कंपनी ने डिविडेंड दिया, इट मींस कंपनी ने शेयर्स बेचे थे, तो वो कौन सा पार्ट है? वो फाइनेंसिंग का पार्ट है ना। इसी वजह से बच्चों आपको ये डिविडेंड ऐड बैक करना पड़ रहा है। अब जब आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाओगे ना, उसमें कैश फ्लो में आपका इसका इंपैक्ट शो करना पड़ेगा, बिकॉज आपके बैंक से पैसा गया है, आउटफ्लो हुआ है ना। तो ये डिविडेंड का इंपैक्ट आपका जब फाइनेंसिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो देखोगे उसमें कैश आउटफ्लो के रूप में या वहां पे रिफ्लेक्ट करेगा, बट ऑपरेशंस के दौरान ये इंपैक्ट नहीं कर रहा बच्चों। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं, अगर प्रपोज्ड डिविडेंड है जो पिछले साल का है, ठीक है, प्रपोज डिविडेंड है पिछले साल का, अब वो इस साल डिक्लेयर हुआ, इस साल डिक्लेयर हुआ, इसको भी आप एड बैक देखो। अब ये बच्चों हमेशा ध्यान रखना है, अगर प्रपोज डिविडेंड इस साल का है तो वो कैश फ्लो में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज अभी वो डिक्लेयर नहीं हुआ, वो डिक्लेयर नेक्स्ट एजीएम में होगा। बट आपके फाइनेंशियल ईयर में जिसकी आप स्टेटमेंट बना रहे हो, अगर उसमें कोई पिछला प्रपोज डिविडेंड डिक्लेयर हो गया, ऑफ कोर्स हो गया होगा, तो उसका कैश फ्लो आएगा। मैं क्या कहना चाहता हूं कि जो भी प्रपोज डिविडेंड पिछले साल का होगा ना उसका इंपैक्ट आता है, बिकॉज वो आपके फाइनेंशियल इस करंट फाइनेंशियल ईयर में उसका कैश फ्लो होता है, वो एजीएम में वो डिक्लेयर हो चुका होता है। क्लियर है? तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का क्योंकि वो पार्ट नहीं है, उसका इंपैक्ट नलीफाई करने के लिए उसको ऐड करा जाता है। एंड क्योंकि वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का जब कैश फ्लो देखते हैं उसमें वो कैश आउटफ्लो के रूप में दिखाया जाता है।
क्लियर है बच्चों? तो जो प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर का होगा आपको मैंने बता ही दिया, उसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी के रूप में आपको शो करना है। क्लियर है ना बच्चों? अब आपको क्लियरली पता लग गया इंटरिम डिविडेंड ऐड बैक होगा क्योंकि ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है, वैसे ही प्रपोज डिविडेंड भी पिछले साल का ऐड बैक होगा क्योंकि वो ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है, बट फाइनेंसिंग में ये दोनों शो होते हैं। एंड अगर प्रपोज डिविडेंड इस साल का है तो उसका कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा बिकॉज अभी पेमेंट ही नहीं हुआ भाई। जब तक पेमेंट ही नहीं हुआ तो कैश आउटफ्लो इनफ्लो क्या रहेगा, है ना? ये तो कल को एजीएम होगा तो उसमें कुछ आएगा। ठीक हो गया? तो एक बार आपको अभी तक क्लियर हो गया कि अगर हम सरप्लस, अब तो यहां तक तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से था, ठीक है। सरप्लस से शुरू करोगे आपको पता लग गया, रिजर्व्स ये सब चीजें ऐड ऑन करते जाओगे। सरप्लस आपने पहुंचना कहां पे है देखो, अभी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में पहुंचना है। सरप्लस से शुरू करोगे, रिजर्व्स डिविडेंड्स का सबका इंपैक्ट नलीफाई करने के लिए आप इनको ऐड ऑन करते जाओगे, ठीक है। एंड टैक्स के केस में, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स के केस में जो आपको इनकम्स हुई हैं उनको आपने सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि पहले वो ऐड हुई थी, एंड जो एक्सपेंसेस हुए हैं उनको आपने अब ऐड करना है क्योंकि वो पहले सब्ट्रैक्ट हुए थे। क्लियर है ना बच्चों? रिजर्व का आपको समझ आ गया, उल्टा चलना है, रिजर्व आपको ऐड करना पड़ेगा, डिविडेंड आपको माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है? एडजस्टमेंट अगर आप सरप्लस से शुरू करते हो तो एडजस्टमेंट करनी होती है बच्चों। अगर शुरू ही आपने प्रॉफिट एंड लॉस से करा है तो इट मींस अभी तो एप्रोप्रिएशन तो हुई नहीं है, तो अभी आपने कुछ नहीं करना उसको, ठीक है। देन सेकेंड एडजस्टमेंट प्रोविजन फॉर टैक्स की आती है, वो आपको बताया ही है। प्रोविजन क्योंकि एक्चुअल कैश फ्लो नहीं है तो हमने उसको, उसका इफेक्ट नलीफाई करने के लिए उसको ऐड ऑन कर लिया। एंड टैक्स पेड, जो एक्चुअल में टैक्स पे कराना बच्चों, वो है ऑपरेशंस का, देखो पार्ट है ऑपरेशंस का पार्ट। बट जब आप कैश फ्लो निकाल लोगे ना एक बार फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, उसमें आप उसके बाद ये जो टैक्स पे कराना इसका इफेक्ट उसमें फिर से एक एडिशनल लगा देना, क्योंकि आउटफ्लो का है तो हम माइनस वहां पे शो करेंगे। बट बिल्कुल एंड में सबसे पहले आप कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस निकालोगे। लेट्स सपोज वो आ गया 2 करोड़, मान लो 2 करोड़ प्लस में आया ना, इट मींस वो इनफ्लो है, ठीक है। टैक्स पेड था सपोज 50 लाख, ये आउटफ्लो में है ना, तो नेट इफेक्ट क्या आएगा, नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस 2 करोड़ माइनस 50 लाख, दैट इज 1 करोड़ 50 लाख। क्लियर हो गया बच्चों? कहने का मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स एड बैक हो जाएगा एंड टैक्स पेड, बट ये एंड में आएगा, याद रखना टैक्स पेड का इंपैक्ट एंड में आता है जब आप कैश पूरा निकाल लेते हो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्लियर है बच्चों? अब मैं एक चीज आपको बताता हूं, प्रोविजंस आपको दिए रहते हैं, है ना, जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स आपको दिया रहेगा। अब यहां से आपने निकालना है कि टैक्स पेड कैसे पता लगेगा हमें। सपोज अगर आपको बच्चों दिया हुआ है कि अकेला सिंपल और सिंपल आपको गिवन है पिछले साल का प्रोविजन और इस साल का प्रोविजन, तो एक चीज तो पता लग जाएगी कि जितना पिछले साल का प्रोविजन होगा ना उतना ही टैक्स आपने इस साल पे करा है, तो इस साल कैश फ्लो में पिछले साल का प्रोविजन आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? बट समटाइम्स इन दोनों एंट्रीज के अलावा हमें एक और चीज भी गिवन रहती है बीच में कि आपने कुछ और प्रोविजन भी क्रिएट करा है, मींस ओपनिंग बैलेंस भी है, क्लोजिंग बैलेंस भी है, एंड एडिशनल प्रोविजन आपने क्रिएट करा वो भी है। तो बच्चों उसके लिए फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। फाइनल प्रोविजन क्लोजिंग किसके इक्वल होगा, जितना ओपनिंग था प्लस जितना एडिशनल आपने क्रिएट करा माइनस जितना आपने टैक्स पे कर दिया। सिंपल है बच्चों, प्रोविजन एक लाइबिलिटी है ना, तो फाइनल लाइबिलिटी किसके इक्वल रहेगी, जितनी शुरू में लाइबिलिटी थी वो, प्लस और लाइबिलिटी कितनी बढ़ा दी, माइनस जितनी लाइबिलिटी आपने पे कर दी। सिंपल है ना? तो आप ये फॉर्मूला लगा के आप टैक्स पेड निकाल लोगे, टैक्स पेड निकालो। तो इसी फॉर्मूले के बच्चों अगर ये अकाउंट की फॉर्म में शो करना है तो ऐसे ही आएगा ना। देखो टैक्स पेड जब उस साइड चला जाएगा तो क्लोजिंग प्रोविजन प्लस टैक्स पेड एक तरफ हो जाएगा, ओपनिंग प्रोविजन प्लस एडिशनल प्रोविजन एक साइड पे हो जाएंगे बच्चों। क्लियर है ना? तो यहां से आपका टैक्स पेड निकल जाएगा। अच्छा, समटाइम्स टैक्स पेड गिवन रहता है आपको एंड आपने एडिशनल प्रोविजन निकालना होता है, बिकॉज आपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ऐड करना है ना, तो आपको एडिशनल प्रोविजन तो चाहिए ही कि जितना कंपनी ने क्रिएट करा है, और है ना, वो निकालने के लिए फॉर्मूला बच्चों यही रहेगा कि फाइनल लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू ओपनिंग लाइबिलिटी प्लस एडिशनल लाइबिलिटी माइनस रिड्यूस्ड लाइबिलिटी। क्लियर है? तब आप ये फॉर्मूला यही रहेगा, तो
तो आप एडिशनल प्रोविजन यहां से निकाल लोगे, सो दैट आप उल्टा चलने में आपको कोई परेशानी ना हो बच्चों। क्लियर है? अब आपने देखा कि जो हमने टैक्सेस की बात करी ना, वो हमने माना कि ये ऑपरेशंस का पार्ट है। बच्चों मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये ऑपरेशंस का पार्ट ही रहता है, ठीक है? बट सम टाइम्स अगर टैक्स आपका इन्वेस्टिंग के साथ रिलेटेड है, कैपिटल गेन है या टैक्स ऑन लैंड है ना, जो कैपिटल गेन्स आता है, या फाइनेंसिंग एक्टिविटी के साथ रिलेटेड है, तब आपने उसको ऑपरेशंस में शो नहीं करना। मींस यही तो बच्चों चीज है, आपको एक कोई भी ट्रांजैक्शन आपको क्लियर होनी चाहिए कि वो किसके साथ बिलोंग करती है। क्लियर है? एंड उसके बाद आप जो एडजस्टमेंट करते हो एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स की हैं, वो आपने पढ़ ही लिया है बच्चों। डिजास्टर हो गया, थेफ्ट हो गया, कुछ क्लेम मिल गया, ये एक्सपेंसेस हैं, ये खर्चे हैं बच्चों, जो नुकसान हो गए। ये इनकम आ गई, तो एक्सपेंसेस ऐड करनी है, इनकम माइनस करनी है, बिकॉज हम उल्टा चल रहे हैं। क्लियर है ना? तो एक्स्ट्रॉर्डनरी में नेट आप क्या करोगे, एक्सपेंसेस ऐड कर लोगे और जो इनकम्स होंगी उनको आप सब्ट्रैक्ट कर लोगे बच्चों। क्लियर है ना? क्योंकि हम जब नीचे आए थे तो उल्टा चले थे, अब हम उल्टा जा रहे हैं, तो इसलिए वजह से हमें उल्टा चलना पड़ेगा। एक्सपेंसेस ऐड एंड इनकम्स सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेंगी बच्चों। तो एक बार आप समरी देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर रिजर्व में ट्रांसफर, रिजर्व में करा उल्टा चलने के लिए ऐड करोगे, प्रोविजंस में उल्टा चलने के लिए ऐड करोगे, कुछ टैक्स आपने पे कर दिया तो आउटफ्लो के रूप में शो होगा, बट एंड में होगा बच्चों, याद रखना है। ठीक है? एक्सट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस है, सबसे पहले आपने ऐड कर लिए, इनका इफेक्ट नलीफाई कर लिया, एंड में बच्चों याद रखना, क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी में भी बहुत सारे ऑपरेशंस के साथ रिलेटेड होते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टिंग, बहुत सारे फाइनेंसिंग। एंड में हम सेग्रागेट करते हैं, जब आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस निकाल लेते हो ना, फिर आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी में से वो एक्सट्रैक्ट करते हो जो ऑपरेशंस के साथ रिलेटेड है, उनका इफेक्ट फिर आप एड ऑन करते हो। क्लियर आ गया बच्चों? अब ये थी जर्नी आपकी फर्स्ट स्टेप की। हम कहां पे पहुंच के प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सट्राऑर्डिनरी आइटम्स पे हम पहुंच चुके हैं। यहां सरप्लस से शुरू करोगे, तब आपको एप्रोप्रिएशंस का इफेक्ट नलीफाई करने के लिए उनको ऐड करना पड़ता है। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से शुरू करोगे, तो आपने सिर्फ जो प्रोविजन फॉर टैक्स है एंड एक्सट्राऑर्डिनरी आइटम्स है, उनका इफेक्ट अभी नलीफाई करा है। टैक्स प्रोविजन का इसलिए करा बिकॉज इससे कोई कैश फ्लो नहीं हुआ, ठीक है? इसका इफेक्ट नलीफाई करने के लिए इसको ऐड कर लिया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का अभी आपने कर लिया, ठीक है? बट क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में कुछ ऑपरेशंस का पार्ट हो सकते हैं, तो वो जब आप यहां पहुंच जाओगे ना, इसके बाद आप वहां से वो आइटम्स निकालोगे। क्लियर है? अभी के टाइम आप एज्यूम करोगे कि ऑपरेशंस के साथ कोई रिलेटेड नहीं है। ठीक है बच्चों? तो यहां पे हमारा स्टेप 1 कंप्लीट होता है, जिसमें आपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स कैलकुलेट कर लिया अभी तक। ठीक है? तो आई होप ये आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। कोई फिर भी कोई डाउट रह जाए, आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आपको आंसर करूंगा। एंड हमें मोटिवेट करने के लिए बच्चों, आपने चैनल को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है बच्चों। थैंक यू सो मच। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।